हम स्टडी करेंगे लाइट के बिहेवियर की। किसके बिहेवियर की स्टडी करने वाले हैं? लाइट के बिहेवियर की। और अगर बात करते हैं लाइट के बिहेवियर की, तो लाइट का बिहेवियर कैसा रहेगा, मैटर के पार्टिकल्स के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्टिक्स के दो फर्दर ब्रांचेज आ जाती हैं, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। लेकिन अब ये लाइट जो है ये बहुत वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद मोटिवेशन। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपको न्यू ईयर के बाद से लेक्चर की वीडियोस मिलने लगेंगे, तो मैं फरजान अजीज आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और टॉपिक हमारा बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टिक्स। आपने ऑप्टिक्स को पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, मतलब आपने 10th क्लास में भी ऑप्टिक्स को पढ़ा होगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप 12th में भी ऑप्टिक्स को पढ़ रहे होंगे। तो ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे ऑप्टिक्स की बात करी गई है, ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमें ये सब जानना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बिहेवियर की स्टडी करेंगे। और किसके बिहेवियर की? हम स्टडी करेंगे लाइट के बिहेवियर की। किसके बिहेवियर की स्टडी करने वाले हैं? लाइट के बिहेवियर की। और अगर बात करते हैं लाइट के बिहेवियर की, तो लाइट का बिहेवियर कैसा रहेगा, मैटर के पार्टिकल्स के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्टिक्स के दो फर्दर ब्रांचेज आ जाती हैं, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। लेकिन अब ये लाइट जो है ये बहुत हमेशा से एक ऐसा चर्चा का विषय रहा है कि काफ़ी लोगों ने लाइट के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं बहुत सारी, कि आखिर लाइट है क्या। किसी ने लाइट को किसी तरीके से डिफाइन किया है, किसी ने लाइट को किसी तरीके से। तो पहले तो हमें जानना है कि लाइट रियल में लाइट है क्या, इसका लाइट का नेचर कैसा है, लाइट के नेचर के बारे में जानना है। जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना काफ़ी सारी लाइट है। तो ये लाइट है क्या? ये लाइट एक टाइप की एनर्जी है। अगर आप बात करेंगे लाइट, तो लाइट एक एनर्जी है और जो प्रोपेगेट होती है। लाइट एक एनर्जी जो क्या होती है? प्रोपेगेट। अगर बात करेंगे लाइट की थ्योरीज के बारे में कि लाइट को किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया है, कभी लाइट को पार्टिकल बताया गया, कभी लाइट को वेव बताया गया है, फिर कुछ लोग हार थक गए तो उन्होंने मामला मिक्स कर दिया। तो हम ये देखेंगे लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो सबसे पहले जो लाइट की एक थ्योरी आई थी, वो थ्योरी थी न्यूटन साहब की। किसकी थी वो? न्यूटन की। तो न्यूटन का नाम तो आपने सबने ही सुना होगा, आप बचपन से इनका नाम सुनते आ रहे होंगे। तो न्यूटन की एक थ्योरी इसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी है लाइट के बारे में, जिसमें लाइट के नेचर को कुछ बताया गया है, डिफाइन किया गया है, वो थ्योरी हमारे पास है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है ये हमें प्रोवाइड करवाई गई थी 1704 में। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1704, बहुत डेट ध्यान रखिएगा, अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग डेट्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन 1704 न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी की रियल डेट है। अब एक बात यहाँ पर और हम कहेंगे कि पहली थ्योरी थी ये, और दूसरी जो लाइट के बारे में थ्योरी दी गई वो थी हाइगेंस वेव थ्योरी। दूसरी थ्योरी हाइगेंस वेव थ्योरी। तो हाइगेंस वेव थ्योरी दूसरी थ्योरी थी, सेकेंडरी थ्योरी थी। पहली थ्योरी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। डेट की बात करें तो हाइगेंस वेव थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी 1678। ओ मायने ये क्या हो गया, पहली थ्योरी 1704 और दूसरी थ्योरी 1678। ये कैसे? तो ये ऐसे कि जो हाइगेंस की वेव थ्योरी थी, हाइगेंस ने लाइट को एज अ वेव बताया। वेव नेचर आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि ऐसे ऐसे वाला जो नेचर रहता है प्रोपगेशन का, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे एनर्जी जो है प्रोपगेट कर रही है, वो नेचर वेव नेचर है। लेकिन ये डेट्स में जब इतना डिफरेंस है तो न्यूटन की थ्योरी पहले क्यों थी? तो न्यूटन का भौकाल था अपने टाइम पर। अब जब न्यूटन का भौकाल था तो न्यूटन बता रहे थे अपनी थ्योरी में, उन्होंने लाइट को एक पार्टिकल एज्यूम किया। न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक पार्टिकल थ्योरी है। वो बताती है कि जो लाइट है
वो पार्टिकल्स की फॉर्म में शूट आउट होती है। हमारे पास कोई भी अगर एक लाइट सोर्स है, उससे जो लाइट इमिट होगी वो एक पार्टिकल्स की फॉर्म में शूट आउट होगी, इमिट होगी या उत्सर्जित होगी। तो उन पार्टिकल्स को एक स्पेशल नाम दिया गया, तभी नाम इसका कॉर्पस्कुलर थ्योरी है। नाम दिया गया कि वो जो पार्टिकल्स हैं जो किसी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या एक किसी लाइट सोर्स से आ रहे हैं, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया कॉर्पसेल्स। उन पार्टिकल को नाम दिया गया कॉर्पसेल्स। इसीलिए न्यूटन की इस थ्योरी को बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब न्यूटन अपनी थ्योरी में बताते हैं कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल है जो किसी एक एनर्जी सोर्स से शूट आउट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कॉर्पस की फॉर्म में। उनकी स्पीड होमोजीनियस मीडियम में लाइट की स्पीड की तरह होती है, बिल्कुल सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं एज लाइट ट्रेवल करती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दूसरी बात, अगर बात करें हम कलर की, तो लाइट का जो डिफरेंट कलर आता है वो इन कॉर्पसेल्स के साइज के अकॉर्डिंग आता है। जो साइज डिफरेंट होगा तो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, इसीलिए उनका कलर डिफरेंट होगा। न्यूटन की इस थ्योरी को मतलब भौकाल की वजह से होकर बहुत करीब 100 और 120 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रखा गया इस थ्योरी को। लेकिन जैसे आप जानते हैं ना, इससे पहले 1678 में हाइगन्स ने वेव थ्योरी दी थी। अब हाइगन्स का इतना भौकाल नहीं था उस टाइम में, तो उनकी थ्योरी को करीब 18 ईयर्स पब्लिश ही नहीं किया गया। उसके बाद जब हाइगन्स की थ्योरी पब्लिश हुई तो उनको भी उतना किसी ने कुछ पहचाना नहीं, कुछ जाना नहीं। लेकिन जैसे जैसे और आगे डिस्कवरी होती गई लाइट के नेचर पे, और लोगों ने, मैक्सवेल ने और जो हमारे मैक्स प्लांक थे, आइंस्टाइन थे, जैसे जैसे और साइंटिस्ट ने लाइट के ऊपर स्टडी करी, तो फिर कुछ बातें न्यूटन्स की गलत होने लगी। अब न्यूटन्स ने पहले तो ये बात बताई थी कि लाइट कॉर्पसेल्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है और कॉर्पसेल्स की स्पीड बहुत तेज होती है, बिल्कुल 3 × 10⁸, वो जो लाइट की स्पीड है बिल्कुल कॉर्पसेल्स सेम स्पीड जाते हैं। न्यूटन ने एक बात और बताई, न्यूटन बोले कि डेंसर मीडियम जो है, डेंसर मीडियम, आप समझते हैं ना, दो मीडियम होते हैं हमारे पास, एक होता है रेरर और एक होता है डेंसर। रेरर मीडियम वो जिसमें पार्टिकल्स कम रहते हैं और डेंसर मीडियम वो है जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं। तो अगर बात करें रेरर और डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में न्यूटन बोले कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा है, क्योंकि वो जो कॉर्पसेल्स हैं, कॉर्पसेल्स, डेंसर मीडियम उन कॉर्पसेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब कॉर्पसेल्स को डेंसर मीडियम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक साइंटिस्ट थे फोकॉल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा नहीं होती। तो न्यूटन की गलतियाँ लोगों को दिखने लगी कि 100, 120, 100 आपकी थ्योरी ने बहुत अच्छा राज किया। उसके बाद अब जब कमियां निकलने लगी तो फिर बाकी और बातें इनकी थ्योरी की फेल होने लगी। तो फिर हाइगन्स के पेज देखे गए कि भाई हाइगन्स ने क्या बोला था। फिर हाइगन्स की जब बात आई तो हाइगन्स की थ्योरी में यह बताया गया कि जो हाइगन्स की थ्योरी थी वो लाइट को, हाइगन्स की जो वेव थ्योरी थी उसमें लाइट को वेव कंसीडर किया गया और उसने ऐसे कई सारे फिनोमेना शो किए जो कोई वेव शो करते हैं। तो हाइगन्स की जो वेव थ्योरी थी वो दी गई थी 1678 में। अब हाइगन्स ने अपनी वेव थ्योरी में बताया कि लाइट जो है एक वेव फॉर्म में चलती है, जैसे साउंड वेव प्रोपगेट होती है। अब साउंड वेव के प्रोपगेशन की जब बात आती है तो साउंड वेव एक टाइप की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिनको प्रोपगेशन मतलब संचरण के लिए, चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और बात आती है लाइट की, तो सबको ही पता है स्पेस एम्प्टी है, स्पेस में कुछ नहीं है। तो जो लाइट स्पेस से आ रही है वो वैक्यूम से आ रही है। वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ भी ना हो। तो लाइट जो सन से आ रही है वो स्पेस को ट्रैवल करके आ रही है। अब हाइगन्स अगर सोचते कि ये बात कि हमने बोला कि लाइट वेव है एज सिमिलर साउंड वेव, और साउंड वेव को प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, जबकि लाइट तो ऐसे ही आ रही है। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई आउटर स्पेस में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो बहुत ही रेयर है। हाइपोथेटिकल मीडियम को इन्होंने नाम दिया हाइपोथेटिकल मीडियम को इन्होंने नाम दिया ईथर। तो ये बोले आउटर स्पेस में एक हाइपोथेटिकल वेरी रेयर मीडियम प्रेजेंट है ईथर,
जिसमें लाइट की स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसकी प्रेजेंस की वजह से लाइट उस मीडियम को पास करके इधर आती है। तो ये हाइगन्स की वेव थ्योरी। लेकिन फिर आए मैक्सवेल ने दी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। मैक्सवेल बोले कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। तो इनकी बात फिर से गलत लगने लगी। फिर आए मैक्स प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी। वो बता रहे हैं कि लाइट जो है वो क्वांटम और फोटोन की फॉर्म में प्रोपगेट होती है। फोटोन की एनर्जी उन्होंने बताई इक्वल्स टू h। तो बहुत एक दिमाग में बहुत पहुंच सी थी। उसके बाद आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया अपना। अब जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया फिर मामला, मतलब हम जो न्यूटन की बातें भूल रहे थे धीरे धीरे कि भाई न्यूटन बोले थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, कॉर्पसेंस की फॉर्म में आगे जाती है, वो हम धीरे धीरे भूले और हम फिर लाइट को एक वेव की फॉर्म में लेते हैं। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल समझे, उसके बाद मैक्सवेल बोले कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम इतना कंसीडर करने लगे थे कि लाइट वाकई में एक वेव है। फिर कुछ टाइम के बाद आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करने का मतलब लाइट को पार्टिकल कंज्यूम किया उन्होंने, कि लाइट एक पार्टिकल है। अब फिर उन्होंने लाइट को पार्टिकल मान लिया। तो बहुत हॉट पॉट सी हो गई कि कभी वेव कभी पार्टिकल, क्या है मामला। तो फिर डी ब्रॉगली बोले कि लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है। डी ब्रॉगली ने लाइट के इस बिहेवियर, डुअल नेचर ऑफ लाइट कहा कि लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ वेव। अब लाइट के जो अलग अलग फिनोमेना है वो अलग अलग प्रॉपर्टी से जो है वेरीफाई किए जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो वो बताती थी रिफ्लेक्शन को स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। तो रिफ्लेक्शन और स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इनको हम न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, जो सबसे पहली थ्योरी थी न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी से हम बताते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन कैसे करेगी और वो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। उसके बाद हाइगन्स थ्योरी जो आती है, हाइगन्स थ्योरी लाइट को वेव कंसीडर करती है और वेव भी कौन सी, एज अ साउंड वेव, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आती है वो बताती है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और जो हाइगन्स की थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग हमने लाइट के कुछ और फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। थॉमस यंग ने हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस को, और फ्रेस्नेल ने हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टर था। तो जब तक आप लाइट को वेव मान रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद धीरे धीरे लाइट के बार बार चेंजेस होते गए, तो हमें लास्ट में ये कंक्लूजन मिलता है कि लाइट हैज डुअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज वेव। और हमारे पास इसी के साथ लाइट की फिर जो हमारी मेन ऑप्टिक्स चल रही थी, बिहेवियर एंड स्टडी ऑफ लाइट। तो बिहेवियर एंड स्टडी ऑफ लाइट में हमारे पास दो ब्रांचेस आई ऑप्टिक्स की। पहली ब्रांच आई रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसमें लाइट को रे माना जाएगा, और दूसरी ब्रांच आई है वेव ऑप्टिक्स। तो हमारे पास अब दो ब्रांचेस हैं ऑप्टिक्स की, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरी वेव ऑप्टिक्स। इसमें लाइट को रे कंसीडर किया जाएगा और इसमें लाइट को वेव कंसीडर किया जाएगा। हम लोग वन बाय वन दोनों ब्रांचेस की स्टडी करेंगे। आप के इंटरमीडिएट के लिए दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आज का जो वीडियो था ये सिर्फ लाइट के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज रे ऑप्टिक्स और इसकी नीड्स क्या हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट कुछ अच्छा लगा हो और आपको कुछ बढ़िया और आप चाहते हो कि हम और बढ़िया से बढ़िया करें, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।